हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 2। क्या देखेंगे? अध्याय 2, जिसका की टॉपिक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके लिए कल्याण के कार्य करे। अब यहाँ देखें कल्याण के कार्य क्या होते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 कहता है, आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यानी कि यही चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 38, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में। तो आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा वह विचार है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि अगर ये राज्य पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन होने के तहत हम जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह से डीपीएसपी पर हम नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आगे देखते हैं इसमें, मतलब एक तो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है कौन? राज्य। इसका लक्ष्य केवल शासन करना ही नहीं बल्कि जनता को सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराना भी होता है। मान लिया जाए कि कल्याणकारी राज्य में की अवधारणा में राज्य क्या करेगी, जैसे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, जैसे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा करेगा। सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा में क्या सब देखेंगे? राज्य नागरिकों के जीवन की अनिश्चितताओं को सुरक्षा देता है, अनिश्चितताओं से सुरक्षा देता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, विकलांग सहायता, बीमा। ये सब चीज़ें हम लोग देखे हैं कि हमारे समाज में ये सब है। वृद्धा पेंशन के बारे में किया गया है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, विकलांगता सहायता दिया जाता है, बीमा करवाया जाता है। हालांकि उसमें कुछ प्रीमियम लोग भरते हैं। देखिए दूसरा है आर्थिक समानता की अवधारणा। दूसरा क्या है? आर्थिक समानता की अवधारणा। धन और अवसरों में समानता बनाए रखेगा। धन और अवसरों में समानता बनाए रखेगा, यानी कि असमानता को कम करना, यह राज्य का जवाबदेही है। गरीबी उन्मूलन के लिए योजना बनाएगा। न्यूनतम मजदूरी और रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाएगा। सार्वजनिक सेवाओं की अवधारणा। तीसरा क्या है? सार्वजनिक सेवाओं की अवधारणा। राज्य मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कि निःशुल्क या सस्ती शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, आवास, स्वच्छता। ये सब क्या है? सार्वजनिक सेवाओं की अवधारणा है। और राज्य की सकारात्मक पहलू पे ध्यान दें। राज्य की सकारात्मक भूमिका।
या पहलू। कल्याणकारी राज्य केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों में कौन कौन सा, महिला, बच्चा, अनुसूचित जाति, जनजाति के संरक्षण के लिए विशेष नियम बनाते हैं। और न्याय की भावना को, और क्या है ये न्याय, वो मानव गरिमा की अवधारणा, यानी प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की रक्षा करने का कर्तव्य किसका है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, देखिए ये सब क्या था, ये सब कल्याणकारी राज्य की प्रमुख अवधारणाएं हैं। ये क्या था, कल्याणकारी राज्य की प्रमुख अवधारणा, जैसे सामाजिक सुरक्षा हो गया, आर्थिक समानता की अवधारणा हो गया, सार्वजनिक सेवाओं की अवधारणा हो गया, राज्य की सकारात्मक पहलू या सकारात्मक भूमिका हो गया, न्याय व मानव गरिमा की अवधारणा हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। चलिए आज का टॉपिक, जैसे कि हम लोग देखे पहले, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए, इसमें कुछ कॉलेज दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था का दिया हुआ है, हालांकि ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर पेयजल पीने के लिए पानी सुरक्षित नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, मेडिकल स्टोर पे दवाई ठीक से नहीं मिलेगा, जैसे जेनरिक और सस्ती दवाइयाँ, यहाँ पे इलाज के लिए देखें, यहाँ भी हॉस्पिटल का ही है, खाद्य पदार्थ पोषण से संबंधित है, ये चीज़ कॉलेज में दिया गया है। देखिए आगे देखते हैं, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, जैसे कि ये हम लोग इसको देखेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये सब भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर स्वास्थ्य मान लीजिए कि ढंग से भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या किस में आएगा, आदमी अस्वस्थ रहेगा। और स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा तो उसमें भी स्वास्थ्य पे खतरा है। भोजन ढंग का नहीं मिलेगा, न्यूट्रिश भोजन नहीं मिलेगा, पोषण युक्त भोजन नहीं मिलेगा, तो खतरा इसमें भी स्वास्थ्य पे है। और पर्यावरण से संबंधित भी, ये भी स्वास्थ्य पे असर डालता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। सामान्यतः क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं,
भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम एवं द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करें। देखिए, ये दूसरी है। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1951 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। भारत में विदेशों से बहुत संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्माता करने वाला थर्ड सबसे बड़ा कंट्री है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। अब हम लोग दूसरा स्तंभ में देखते हैं क्या दिया गया है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। किस क्षेत्रों में बसते हैं? शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बात एकदम सही है। अभी भी अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको बड़े शहर जाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई बिहार में बीमार पड़ गया तो वो एम्स जाता है। अगर किसी को कैंसर का ये हो गया तो अगर वो बम्बई जाता है, टाटा मेमोरियल या इस तरह से जो ढंग का इंस्टीट्यूट है। हालांकि सुविधाएं हैं, मान लीजिए अगर राज्य की बात करें तो राज्य की राजधानी में कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली है, तो इसके पीछे भी लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पढ़ते हैं और अधिक कमाई के चक्कर में कहाँ पहुँच जाते हैं? शहरी क्षेत्र पहुँच जाते हैं। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी यानी तपेदिक से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है और हम लोग टीबी को 2025-30 तक कम करने की बात किए हुए थे। 2025-30 है कि जीरो टीबी का लक्ष्य रखे हुए थे। जीरो टीबी का लक्ष्य रखे हुए थे। ये भारत सरकार का लक्ष्य था। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। एकदम सही बात है। अभी भी दिल्ली जैसे महानगर में, बेंगलोर जैसे महानगर में, बम्बई जैसे महानगर में लोग खरीद के पानी पीते हैं और वो भी खरीदा हुआ पानी भी कोई गारंटी नहीं है क्या कि ढंग का पानी हो। कोई बोरवेल डायरेक्ट कर दिया, उसको फिल्टर करके नॉर्मल फिल्टराइजेशन करके मार्केट में सप्लाई कर देता है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। प्रश्न संख्या 14 में हम जो देखें, क्या ये सही लग रहा है? हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है क्या करते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवाई निर्माता होने के बावजूद भी हम ये कहें कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, सुविधा नहीं है, ये
क्या कहते हैं, अपनी जवाबदेही से भागने का एक तरीका है ये ना। अकाउंटेबिलिटी हम लोग को लेना पड़ेगा। क्यों? अल्टीमेटली हम लोग ही ना सरकार को दबाव में ला सकते हैं। तो दबाव समूह मिल करके सरकार को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो हम लोग भी तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अब ये स्वास्थ्य ऐसा नहीं किसी जात धर्म समुदाय विशेष को होता है, सब कभी ना कभी बीमार पड़ता है, सब कभी ना कभी अस्पताल का चक्कर लगाता है। ये जस्ट लाइक वैसे जैसे एक आदमी सांस लेता है, अगर वो व्यक्ति सांस ले रहा है तो सांस ऐसा नहीं कि कोई धर्म देख करके सांस लिया जा रहा है, जीवित है। तो व्यक्ति वैसे ही स्वास्थ्य ऐसा कोई कारण नहीं धर्म जाति को भी देखता है, इसमें कोई बंटवारा नहीं। इस चीज़ के लिए हमें ही आगे उठ आना होगा और हमें ही सरकार से इसकी मांग करनी होगी। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। जैसे आप इसमें देखेंगे क्या कर रहा है, हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। उसके बाद भारत विश्व का दवाई निर्माता करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, सुविधा है तब ना विश्व स्तर की, देखिए संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की से तुलना की जा रही है। चिकित्सा पर्यटक भी अच्छा खासा है। तो कैसे कह सकते हैं हमारे पास सुविधाएं नहीं है? देखिए भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली है। जनसंख्या सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। नई तकनीकियां भी हैं, विधियां भी उपलब्ध हैं। देखिए आजकल बात होती है टेलीमेडिसिन की। टेलीमेडिसिन जैसे आप देखें एडटेक कंपनियां आपके घर तक जाकर, जैसे हम लोग भी अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नेट आया, सारा व्यवस्था आया, ये चीज़ देख करके तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो टेलीमेडिसिन भी इसी तरह से दूर दराज रिमोट क्षेत्र में भी महानगर में बैठे डॉक्टर देख सकते हैं, मरीजों का इलाज कर सकते हैं। एम्स में के डॉक्टर डायरेक्ट टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज कर सकते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ नहीं है। आप जाएंगे बिहार के बहुत सारे हॉस्पिटल में, इवन आप दिल्ली में भी कुछ सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको घंटों लाइन लग रही है। इवन एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स में भी आपको घंटों लाइन लगना देखते, नंबर नहीं मिलता है। खैर ठीक है, मतलब सुविधाएं मिलती हैं तो, लेकिन हाँ ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पे क्या है, ऐसी लंबी लाइन लगे रहते हैं। ये एकदम हार्डकोर सत्य है, एकदम सत्य है ये बात। चलिए एक यहाँ पे मीम्स दिया गया है, मीम्स टाइप कार्टून, जैसे कि हम लोग एक कॉमिक पढ़ते थे तो इसके कारण दिया। एक इलाज का खर्च, ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी जो कि अपर पॉवर्टी लाइन है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, एक बार इलाज करवाने के लिए अगर बाहर चला गया, निजी अस्पताल चला गया, तो वो सीधा बीपीएल में आ जाता है। इतना ही नहीं, हम लोग देखे थे कि 6th क्लास में तुलसी और शेखर, ये सब जो कर्ज तले दबा, तुलसी भी जो है बेटी के इलाज के लिए जो है महाजन से पैसे ली थी तो उसको चुकाना था, तो वो भी गरीबी रेखा में के चक्र में फंसी ना। अगर मान लीजिए सरकार अगर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाती, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाती, तो लोगों को बहुत राहत मिलती। और ये आर्टिकल 47 भी कहता है
कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। देखिए आगे होगा तो इस पर चर्चा करेंगे, लिख देंगे आर्टिकल। इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि उस अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, गरीब हैं। अमन और रंजन की यहाँ पे एक मित्र की बात हो रही है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद कैसे मिले हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के एक अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल हो। डैडी कह रहे थे यह प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजा को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। देखिए, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये मैडम पूछ रही हैं। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। ये सब देखिए ऐसे करके बात कर रहा है यहाँ पे डॉक्टर। ये प्राइवेट डॉक्टर की बात हो रही है। अब चलिए दूसरा सीन देखते हैं। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जैसे देखिए ये लाइन लगा हुआ है। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होने पड़े। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी। मेरा इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो ये एक कार्टून मीम्स टाइप का था कि दो दोस्त का वार्तालाप है। कैसे? ये एक सरकारी अस्पताल की बात कर रहा है और दूसरा प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक क्या है? श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। एक केंद्र वो अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है
और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं। इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। आर्टिकल 47 डीपीएसपी यही कह रहा है कि इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। डीपीएसपी आर्टिकल 47। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं? टैक्स के रूप में। टैक्स पेयर का पैसा है, ना कि गवर्नमेंट का पैसा है। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। और पता है क्या कि टैक्स सब कोई देता है। कोई टैक्स प्रत्यक्ष रूप से देता है और कोई टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से देता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हम सबको पता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि और पानी एकत्र न होने दें। दिल्ली में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ इस एड पे पोस्टर लगवाने के लिए कि अपने नज़दीक में पानी ना जमा होने दें, कूलर का पानी बार बार साफ करते रहें। ये हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ दिल्ली में इस तरह का प्रचार करवाने के लिए। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्या है? प्राथमिक कर्तव्य है। तो वही आर्टिकल 47, क्योंकि राज्य का कर्तव्य तय करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। जीवन का अधिकार की रक्षा, जीवन के अधिकार की रक्षा। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, इसमें कहा गया है जीवन का अधिकार। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार की बात तो करता ही है, साथ ही उसको दूसरी बात हमें कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये किनको मिला है? फंडामेंटल राइट्स में आम लोगों को मिला है, लोगों को मिला हुआ है ये राइट्स। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही, उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही, यानी कि आर्टिकल 21 का है उल्लंघन कर रहा है, यानी कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उसे उसके आर्टिकल 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं किया जा रहा, मतलब जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं की जा रही है। अदालत ने भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। देखिए, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। चलिए, निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। इवन कई मामलों में आप देखेंगे सरकारी डॉक्टर भी अपना निजी क्लिनिक खोल रखा होता है, निजी हॉस्पिटल चला रहा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में
पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, वो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन कर मरीजों की देखभाल का कमरा है ये। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। जैसे हम लोग देखे थे शेखर का, और लगभग हर परिवार तो इससे जूझता ही है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि अमन और उसका दोस्त का जो कार्टून बना हुआ था, उसमें ठीक तो दोनों हुआ, लेकिन एक को ज़्यादा पैसा लगा, एक को तुलनात्मक कम पैसा लगा। ठीक दोनों हुआ, ठीक है, ठीक दोनों हुआ। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नेम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। जेनेरिक नेम का मतलब होता है क्या कि जिस रूप में दवाई है। जैसे कि हम लोग डोलो को जानते हैं, डोलो का जो है, डोलो तो एक ब्रांड का नाम है, बट उसके अंदर में जो सॉल्ट यूज किया जाता है जिसको पैरासीटामोल कहते हैं, इस तरह से ही उसी पैरासीटामोल को ही क्या कहते हैं, जेनेरिक नाम, जिस चीज से वो बना है। देखिए, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम, दवाई उत्तम। चलिए आगे देखते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये पर उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसके लिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालात और ख़राब हो जाती है। यानी बीमारी पर होने वाले खर्चों से उनकी हालात और ख़राब हो जाती है। देखिए, इस तरह का आप देखे होंगे मलेरिया और उन्मूलन का गांव सब में एम्बुलेंस आते हुए देखे होंगे। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनकर आती है। देखिए, इस फोटो को देखिए। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कभी कभी पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है।
कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा कर पाना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। देखिए, यहाँ भी यूनाइटेड नेशन का जो है सतत विकास लक्ष्य जो है उसका गोल नंबर क्या है? 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि ये गोल 2015 में ही आया था और लक्ष्य पूरा करने का था 2030, और आज हम 2026 में जी रहे हैं। तो क्या लगता है, जो इतने वर्षों में नहीं हो पाया, आगे सुधार का गुंजाइश है। सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा इसके लिए। सरकार इसके लिए इसकी जवाबदेही ले हो जाएगा। पोलियो उन्मूलन हो सकता है। पोलियो उन्मूलन हो सकता है। उन्मूलन हो सकता है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? किया जा सकता है। छोड़िए उतना, चुनाव हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अगर आप हर व्यक्ति से वोट ले सकते हैं तो हर व्यक्ति की चोट पर इलाज भी कर सकते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में जो 17 गोल निर्धारित किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको जानते हैं SDG के नाम से भी। देखिए, पहला गोल क्या रखा? नो पॉवर्टी, दुनिया से गरीबी खत्म करना है। जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, क्या मिल रहा है? जेंडर इक्वलिटी, क्या है? क्लीन एयर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देख लीजिए, बातें तो बड़ी बड़ी। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals। ये देखिए, 17 गोल रख लिया गया है। अब सरकार अभी तक ये नहीं बता रही है कि इस 17 में से क्या क्या पूरा किया जा चुका है। सरकार, देश की सरकार बतावे, यूनाइटेड नेशन अपना एक लेकर के आवे, जिस तरह से इस तरह का गोल लेकर के आया है, कितना अचीव हुआ क्या नहीं हुआ, इसका एक जारी करे प्रेस नोट कि हाँ, हम दुनिया में इस 17 जो सस्टेनेबल गोल हैं, इस 17 में से ये सब अचीव कर लिए हैं, जारी करे। चलिए आगे देखते हैं केरल का अनुभव। देखिए, केरल यहाँ पे है, ये है केरल, यहाँ है लक्षद्वीप, यह है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी जान ही रहे हैं, अरब सागर हो गया, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहीं पे दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, गोवा यहाँ हो गया, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी,
क्योंकि नहीं होना चाहिए था। विश्व में मायने रखता है क्योंकि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दवाई उत्पादक देश है, फिर भी हमारे यहाँ दवाई कम है। अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना, हर साल लगभग 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर हम बनाते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? सिर्फ हमारे यहाँ का आंकड़ा मान लीजिए 30,000 है, बाहर से भी आते हैं, रसिया, यूक्रेन वगैरह सबसे लोग पढ़ के आते हैं। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए अपना देख सकते हैं इस वेबसाइट को। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्या है? सबसे स्वस्थ देश। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। एकदम सही बात है, देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आप देखिए, जापान जैसा देश जो आज विकसित है, भारत जितना संसाधन भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मानव संसाधन पे काम किया। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारे यहाँ, फिर भी हम अपने संसाधनों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य दे पा रहे हैं। जब शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं तो रोजगार कहाँ से? कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। चलिए, यहाँ आपका खत्म होता है और नीचे अभ्यास है, आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा धीरे। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यह है संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जैसे करके नाम है। तो इसका जो आर्टिकल 47 है यही कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य किसका है? तो राज्य का कर्तव्य। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 6 गोल क्या था? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हम लोग देखें तो क्या है, सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता है, लक्ष्य पे काम भी किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं शब्द संकलन। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। कौन उठाएगा भाई? हम तो समझे कि स्कूल चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन टेलीफोन सेवाएं क्या गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रही है? सबको हर महीने मिनिमम 400-500 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो सोचिए ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है? टेलीफोन में। हर घर में कम मिनिमम 4 से 5 मोबाइल है, 4 से 5। समझिए कि हर व्यक्ति के जेब से 2,000 रुपया पर मंथ किसके पास जाता है? ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी के पास जा रही है। और इसको स्पेक्ट्रम कौन बेच रही है? उस टेली कम्युनिकेशन कंपनी को जियो, एयरटेल वगैरह सबको जो स्पेक्ट्रम बेचा जाता है कौन बेचती है? गवर्नमेंट ही बेचती है। हजारों करोड़ का स्कैम भी होता है, 2G घोटाला, 3G घोटाला, देखिएगा। चलिए खैर आगे देखें हम लोग। निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा
अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। निजी वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए, चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। देखिए, अगर देखा जाए तो एक चिकित्सा पर्यटक को देखा जाए तो सेरोगेसी को लेकर के भी भारत में चिकित्सा पर्यटक आते हैं। सेरोगेसी क्या है? तो भाड़े का कोख, गुजरात का आनंद जो है एक जगह है, हालांकि यहाँ पे दूध के लिए भी है, और यहाँ पे जो है ना सेरोगेसी का भी एक बड़ा हब है। बाद में तो सेरोगेसी को थोड़ा सा इलीगल या बहुत सारे टर्म कंडीशन के साथ कर दिया गया है। तो देखिए, मूलतः चिकित्सा पर्यटक इलाज के साथ साथ ये सेरोगेसी के लिए भी आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। संचारने बीमारी, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाते हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में भेजा जाता है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में भेजे जाते हैं। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। नैतिक आचार क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, देखिए यहाँ पे दिया है जेनेरिक नाम। दवाइयों के रासायनिक नाम है। जेनेरिक नाम क्या है? दवाइयों के रासायनिक नाम, कि दवाई किस रसायन से बना हुआ है। जैसे पानी की बात करते हैं ना, H2O, तो क्या एक रासायनिक नाम है इसका? वैसे ही दवाई के जो रासायनिक नाम है, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। जेनेरिक नाम विश्व स्तर पर मान्यता। अब मान लीजिए किसी को फीवर होगा, इंडिया में फीवर होगा तो डोलो खाएगा या पैरासीटामोल जिसको कहते हैं, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, मान लीजिए कि उसके बॉडी में पेन है, पेन किलर खाएगा तो, या फीवर है, तो हो सकता है पैरासीटामोल लेकर के वो ठीक हो जाए। तो सेम चीज़ें पैरासीटामोल खा करके अमेरिका का लोग भी या यूरोप का लोग भी ठीक हो सकता है। इसलिए ये क्या है? विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त। उदाहरण के लिए एसिटाइल सालिसिलिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? एस्पिरिन, इसका जेनेरिक नाम है। एस्पिरिन को हम लोग पीरकनाशी दवाई के रूप में लेते हैं। पीरकनाशी मतलब दर्द निवारक, जैसे सर में दर्द हो गया, इसके लिए ज़्यादातर एस्पिरिन इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिरिन, इसका जेनेरिक नाम क्या है? एसिटाइल सालिसिलिक एसिड। ऊपर बताए गए में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।